बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको ऑपरेशन रिसर्च की क्लास में वेलकम। आज की क्लास में हम सिंपलेक्स मेथड क्या है, इससे क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैं लास्ट लेक्चर में सिंपलेक्स मेथड का जो एल्गोरिदम है उसके ऊपर डिस्कशन कर चुका हूं और इस पूरे चैप्टर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप उस लिंक पर क्लिक करके तमाम वीडियोस को बआसानी देख सकते हैं। चूँकि सिंपलेक्स मेथड के क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हैं और टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, तो मैंने यहाँ पर अपने नोट्स जो है इनको यहाँ से मैंने समझा कि बेहतर है। एक तो इसमें आपका टाइम सेफ रहेगा और दूसरा ये है कि वाइट बोर्ड या मेरे पास जो ग्रीन बोर्ड वगैरह हैं इनमें इतनी गुंजाइश नहीं है क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लेंथी होते हैं, तो वो बार बार टेबल लिखना मिटाना तो टाइम काफ़ी ले जाता है। तो मैं इन्हें अपने नोट से ही कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको फ़िज़िकली जो अपीयरेंस है वो ज़्यादा बेहतर आपको लगती है तो मुझे आप लाजमी कमेंट्स करके बता दीजिएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। यूज़ सिंपलेक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। आज हम सिंपलेक्स मेथड और मैक्सिमाइजेशन की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे, क्योंकि सिंपलेक्स मेथड में आप दो तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन को। तो मैं आज मैक्सिमाइजेशन वाला केस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आपने मैक्सिमाइज करना है फंक्शन z = 2x1 + 5x2 को सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट, और जो कॉन्स्टेंट आपको दिए हुए हैं वो है x1 + 4x2 ≤ 24। दूसरा कांस्टेंट है 3x1 + x2 ≤ 21। तीसरा है x1 + x2 ≤ 9, और जबकि आपके पास x1 और x2 जो है वो नॉन नेगेटिव हैं। इसमें यहाँ पर मैंने कुछ स्टेप वाइज लिखकर आपको समझाने की कोशिश की है कि पहला स्टेप आपने क्वेश्चन में ये करना होता है कि एक्सप्रेस द प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें हम करते हैं इंट्रोड्यूसिंग द स्लैक वेरिएबल्स s1, s2 एंड s3। द प्रॉब्लम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, यहाँ पर आपके पास चूँकि तीन कांस्टेंट हैं यानी तीन इनक्वालिटीज़ हैं, तो इन तीन इनक्वालिटीज़ के लिए आपको तीन वेरिएबल स्लैक वेरिएबल की ज़रूरत है। स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल क्या है ये भी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, आप उनको जाकर देख लें। जब आपके पास यहाँ पर लेस देन इक्वल के साइन हैं तो फिर आप जो वेरिएबल ऐड करेंगे इक्वालिटी में बदलने के लिए इनको, वो स्लैक वेरिएबल कहलाएगा। तो यहाँ पर आपने x1 + 4x2 के साथ s1 जो पहला वेरिएबल ऐड किया, ठीक है, वो पहला स्लैक वेरिएबल कहलाएगा। जब उसको आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये आपके पास पहली इनक्वालिटी बदल कर उसको इक्वालिटी में बदलेंगे, वहाँ पर इक्वल का साइन आ जाएगा, ये आ जाएगा x1 + 4x2 + s1 = 24। इसी तरह दूसरी इनक्वालिटी में जब आप दूसरा स्लैक वेरिएबल s2 ऐड करेंगे तो वो इनक्वालिटी आपके पास बन जाएगी 3x1 + x2 + s2 = 21, और इसी तरह ये तीसरी इनक्वालिटी आपके पास आ जाएगी। अच्छा, अब ऐसी सूरत में आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z है जिसमें सिर्फ दो वेरिएबल थे 2x1 + 5x2, वो तो लिखेंगे ही, और इसके साथ आपने जो स्लैक वेरिएबल ऐड किए हैं s1, s2, s3 उनको भी लिखना है। लेकिन चूँकि इनका कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पर आपने 0s1, 0s2, 0s3 लिखना है, और इनको ऐसा लिखने से आप देख सकते हैं फंक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन में x1, x2, x3, s1, s2, s3 टोटल 6 वेरिएबल्स हैं, ठीक है जी। अब अगर इन 6 वेरिएबल्स को वैसे आप सॉल्व करें, ठीक है ना, तो ये आपके पास ग्राफिकली या एनालिटिकल मेथड से तो काफ़ी लेंथी काम हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम सिंपलेक्स मेथड दी बेस्ट मेथड है। अच्छा, अब आपने स्टेप नंबर 2 में ये करना होता है कि फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन एंड राइट बेसिक सिंपलेक्स टेबल, और टैब्ल्यू जिसे भी बोलते हैं। मतलब आपने पहला काम ये है इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मालूम करना है। इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कैसे मालूम किया जाता है? आपके पास जो क्वेश्चन में शुरू में तीन वेरिएबल मौजूद थे x1, x2, x3, इनको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। 0 को इक्वल पुट करेंगे, कहाँ पर पुट करना है? आपने अपने इन तीन जो कॉन्स्टेंट है ना, इनमें यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास किस किस की वैल्यू निकलेगी। पहले में x1 और x2 को 0 पुट करेंगे, s1 की कीमत 24 आ जाएगी, यहाँ से s2 की कीमत 21 आ जाएगी, यहाँ से s3 की कीमत 9 आ जाएगी, ठीक है। तो वी गेट, ये आपके पास तमाम वैल्यूज़ आ गई, और यहाँ पर x आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा उसमें x1 और x2 की वैल्यू 0 पुट करने से z की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है कि जब आप इनको 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो हासिल होगा वो उसमें s1, s2, s3 निकलाएगा,
विच गिव्स दी प्रॉफिट अर्नर इज़ ज़ीरो, ठीक है, और प्रॉफिट फंक्शन में यहाँ पर मैक्स जो वैल्यू है ज़ीरो आएगी। अच्छा, अब जो टेबल मैंने बनाना है उसको ज़रा आपने गौर से देखना है, ये कैसे मैंने बनाया है। इस टेबल में सबसे टॉप रो जो होगी वो होगी सी जे से, उसे हम डिनोट किया करेंगे यहाँ पर। और वो सी जे जो टॉप रो है वो मैंने कैसे बनाई है, आपने ये जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, असल में इसके कोफिशिएंट्स लिखने हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स हैं 2, 5, 0, 0, 0, ठीक है। और आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यहाँ पर जो टोटल वेरिएबल अपीयर हो रहे हैं वो आपके पास कितने हैं, वो आगे जी आपके पास x1, x2 दो वेरिएबल ये हो गए, और दूसरा ये S1, S2, S3 तीन वेरिएबल, टोटल 5 वेरिएबल हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने फिर गलती से लिख दिया x3 नहीं है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है ना, ये x3 यहाँ पर वेरिएबल नहीं होगा। अच्छा, तो यही आपने बता रहा था कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये वाले कोफिशिएंट्स लिखने हैं। तो पहले x1 का जो कोफिशिएंट है, साथ साथ नीचे यहाँ पर ये वेरिएबल लिखते जाएं जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के, और ऊपर उनके कोफिशिएंट्स। x1 के ऊपर साथ वाला यहाँ पर कोफिशिएंट 2, x2 का कोफिशिएंट था 5, s1 का कोफिशिएंट था 0, s2 का कोफिशिएंट था 0, s3 का कोफिशिएंट था 0। अच्छा, और ये जो आपने इसके नीचे जो रो बनानी है उसका नाम यहाँ पर रखेंगे बेसिस, ठीक है। अब मतलब ये कॉलम बनाने हैं आपने यहाँ पर। अब ये कॉलम कितने बनेंगे, टॉप रो में आगे, टॉप रो में आपने क्या लिखा है, अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स। नीचे आपने कॉलम कौन कौन से बनाने हैं भाई, इसमें पहला कॉलम ये सी बी का बनेगा। अब ये सी बी क्या चीज़ है मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके बाद अगला कॉलम बनेगा बेसिस का, ठीक है, ये कैसे लिखने ये भी मैं बताता हूँ। इसमें आगे ये जो आपके पास है ये तो वो वाले वेरिएबल हैं जो आपके क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर नज़र आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो उनसे भी वेरिएबल आपको नजर आएंगे वो आपने लिखने हैं। इसके बाद एक ये कांस्टेंट जो आपका पास साइड है, कांस्टेंट जो कॉलम वाला है, यानी ये वाला 24, 21, 29, ये वाली जो साइड है, इनको मैं यहाँ पर आप कहेंगे बी, ठीक है। और एक आपने कॉलम बनाना होगा यहाँ पर रेशो का, सही है। अच्छा, अब अगली बात, आपने यहाँ पर बेसिस में क्या लिखना है, बेसिस में आपने लिखना है जब आपने इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मालूम किया था तो जिन वेरिएबल्स की वैल्यू आपने निकाली थी वो कौन कौन थे, S1 था, S2 था, S3 था, तो ये वाले वो वेरिएबल आ गए, ठीक होगी बात। इसके पीछे सी बी मतलब कोफिशिएंट्स ऑफ बेसिस, सी बी के नीचे बी का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ बेसिस। तो बेसिस जो वेरिएबल हैं उनके कोफिशिएंट्स क्या हैं, यहाँ पर बेसिस में वेरिएबल लिखे हैं मैंने S1, S2, S3, तो इनके वेरिएबल ऊपर मौजूद हैं 0, 0, 0, तो ये आपके पास 0, 0 आ गया यहाँ पर, ठीक हो गया। अब उसके बाद आगे आपने ये अंदर वाली जो तमाम एंट्रीज़ हैं ये कैसे लिखनी है सारी, ये तमाम एंट्रीज़ वही हैं जिस तरह आप किसी मैट्रिक्स में गॉस एलिमिनेशन या गॉस जॉर्डन मेथड में जब आप बनाते थे। तो x1 का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, 3 है, 1 है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया x1 के नीचे 1, 3, 1, ठीक है। इसी तरह x2 का जो कोफिशिएंट्स हैं वो आप देखें तो x2 के कोफिशिएंट्स आपको नजर आएंगे 4, 1, 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर x2 के नीचे मैंने लिख दिया 4, 1, 1। इसी तरह जो S1 है पहला स्लैक वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट है यहाँ पर 1, बाकी कुछ भी नहीं है, नीचे 0, 0, यानी यहाँ पर देखें ना, पहली रो में S1 मौजूद है, आगे S2 मौजूद है, तीसरा S3 है, यानी तीसरी रो में S1 नहीं है, तो S1 का कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा। फिर तीसरी रो में S1 नहीं है तो उसका कोफिशिएंट भी क्या होगा, 0 होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो S1 का जो कोफिशिएंट आ गया आपके पास आ गया 1, 0, 0। और अगर नहीं समझ आया तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद आपको नहीं समझ आ रहा होगा। जैसे यहाँ पर ये मेरे पास पहली क्वेश्चन थी ना आपके पास, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम x1 + 4x2 + S1। अब इसमें S2 नहीं है तो 0s2 लिखेंगे, 0s3 लिखेंगे, इक्वल टू 24। अब इसी तरह मेरे पास दूसरी इक्वेशन जो है वो थी 3x1 + x2 + S2 लिखा हुआ है। अब इसमें S1 नहीं है तो मैं उसे लिखूँगा 0s1 + S2, और ये आ गया S3, 0s3 इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 21। फिर इसी तरह तीसरी है वो है x1 + x2 + उसमें लिखा हुआ है S3 इक्वल टू 9। तो यहाँ पर S1 नहीं है तो 0s1 लिखेंगे, 0s2 लिखेंगे। अब अगर आप इसे मैट्रिक्स फॉर्म में बदलें तो आपने फर्स्ट ईयर से करते आ रहे हैं, वो कैसे बनाते थे आप यहाँ पर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ये आएगा, इसमें x1 का कोफिशिएंट आ गया 1, 3, 1, x2 का कोफिशिएंट आ गया 4, 1, 1, x, अब इसमें आगे आ गया S1 का कोफिशिएंट है यहाँ पर 1, 0, 0, S2 इसमें नहीं है 0, 1, 0, ये S2 आ गया, ये S1 आ गया, ये x1 आ गया, ये x2 आ गया, ठीक होगी बात। ये आगे आपने लिख रहे हैं S3, तो ये आ गया 0, 0, 1, ठीक है। ये आपके पास आ गया मैट्रिक्स A। इधर आप लिख देते थे ये वेरिएबल वाला जो मैट्रिक्स था वो कौन सा, वो आ गया x1, x2, S1, S2, S3। और लास्टली आप लिखते थे कांस्टेंट मैट्रिक्स B, जिसको स्मॉल b से यहाँ पर मैंने डिनोट किया, वो था आपके पास 24,
21 9, ठीक है, ये आपके पास थी। अब ये वाला जो दरमियान वाला है ये सारा, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, ये जितने भी सारा आपको नज़र आया ना, ठीक है, ये सारा बीच वाला जो बॉडी मैट्रिक्स है सारा, ये इसको मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी। तो अब अगला काम क्या करना है, आपने इसमें सबसे पहला ये काम करना होता है कि आपने ये ZJ रो बनानी होती है, ZJ रो, ठीक है। अब ये ZJ रो बनती कैसी है, ZJ रो ऐसे बनती है कि आपने यहाँ पर जो ये CB ये वाले जो कोफिशिएंट दिखे हैं 0 0 0, इनको कॉलम वाइज हर कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करते जाना है। मतलब क्या, x1 के नीचे ये 0 कैसे बना है, ये 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 0 0 0 उनको ऐड कर लिया, आंसर 0 आ गया। फिर इसी तरह 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 0 0 0 ऐड किया 0 आ गया। इसी तरह ही यहाँ पर 0 इसको S1 के नंबरों से मल्टीप्लाई किया 0 × 1 0, 0 × 0 0, 0 × 0, ये सारी की सारी चीज़ 0 आ गई। ठीक होगी बात क्या नहीं। अच्छा जी, अब उसके बाद आपने यहाँ पर फिर इसी तरह बी के उसको मल्टीप्लाई कर लिया, ये भी सारा आंसर 0 आ जाएगा आपके पास। आगे आपने निकालना है CJ माइनस ZJ रो, इसे आप इंडेक्स रो भी बोलते हैं, ठीक है। ये कैसे निकली है, ये CJ यानी कि ऊपर जो सबसे टॉप रो है जिसमें आपने लिखे थे कोफिशिएंट्स किसके उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के, उसको और ZJ को माइनस कर लें, CJ में से ZJ को माइनस कर लें। 2 में से 0 गया 2 आ गया, 5 में से 0 गया 5 आ गया, 0 में से 0 0, 0 में से 0 0, 0 में से 0 0 आ गया। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब इतना काम करने के बाद आपने मैंने जो एल्गोरिदम समझाया था उस एल्गोरिदम के मुताबिक आपने यहाँ पर तलाश करनी है की कॉलम तलाश करना है। आपने क्या तलाश करना है, की कॉलम, ठीक है। तो की कॉलम कैसे तलाश कर लेंगे, अब चूंकि ये मेरी मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में आपने ये जो आखिरी रो बनाई है CJ माइनस ZJ, इसमें देखो आपको मुख्तलिफ नंबर नज़र आ रहे होंगे। आपने देखना है ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो सबसे बड़ा मैक्सिमम नंबर जो है वो कौन सा है, पॉजिटिव मैक्सिमम नंबर जो है। तो ये आपके पास सबसे बड़ा नंबर नज़र आ रहा है 5, ठीक है। ये सबसे बड़ा मैक्सिमम नंबर है 5। ये 5 किस कॉलम में बैठा हुआ है, ये आपके पास X2 में है। ये जो X2 है ये हमारा होगा की कॉलम, ठीक है। ये मुझे की कॉलम मिल गया। अगला स्टेप ये होता है कि की कॉलम ढूंढने के बाद आपने ढूंढनी होती है की रो। की रो कैसे तलाश करेंगे, की रो ऐसे तलाश करना है कि आपने की कॉलम यानी की कॉलम कौन है, X2 है, X2 के नंबरों को और B के नंबरों को डिवाइड करना है और रेशो निकाल लेनी है। डिवाइड ऐसे करना है, B के नंबर आपने ऊपर लिखने हैं नोमिनेटर में और X2 के नंबर डिनोमिनेटर में लिखने हैं। 24 को 4 पर डिवाइड किया आंसर आ गया 6, 21 को 1 पर डिवाइड किया आंसर आ गया 21, 9 को 1 पर डिवाइड किया आंसर आ गया 9, ठीक है। ये आपने रेशो सारी मालूम कर ली। अब इस रेशो में आपने ये देखना है जनाब मोहतरम कि सबसे लीस्ट पॉजिटिव रेशो कौन सी है। इधर सबसे मैक्सिमम देखना था नंबर और इधर सबसे छोटा नंबर देखना है। रेशो आपने हमेशा लीस्ट पॉजिटिव रेशो, नॉन नेगेटिव रेशो देखनी है आपने, नॉन नेगेटिव स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव रेशो, ठीक है ना। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है कि उसमें 0 भी शामिल होता है और पॉजिटिव का मतलब होता है जस्ट ग्रेटर देन 0। तो इसमें लीस्ट नॉन नेगेटिव रेशो देखनी है। सबसे स्मॉलेस्ट रेशो है 6 है, ऊपर 6 है। अब ये 6 जिस रो में है वो रो है S1। तो आपके पास देखो यहाँ पर इस रो में और इस कॉलम, अब ये इसका मतलब S1 जो है हमारी की रो बन गई, ठीक है। इस की रो में और इस की कॉलम की इंटरसेक्शन में जो नंबर आ रहा है वो 4 है। दोबारा देखो, ये 6 आपके पास सबसे छोटा नंबर निकला रेशो। ये रो जिस रो में है वो S1 रो है, तो S1 रो मेरी यहाँ पर है की रो, ठीक है। की रो है और ये की कॉलम था, इन दोनों की इंटरसेक्शन में आपके पास ये वाला नंबर 4 जो है वो निकल आया है और इस नंबर को कहता हूँ मैं यहाँ पर पीवट एलिमेंट। क्या कहूँगा, पीवट एलिमेंट। अब पीवट एलिमेंट का कॉन्सेप्ट वही है जो आपने एचेलॉन फॉर्म में पढ़ा था। अब करना ये होगा कि आगे मैं एक टेबल बनाऊँगा दोबारा, उसमें ये करूँगा कि इसको मैं 4 को बनाऊँगा 1, ठीक है ना, जिस तरह रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में बनाते हैं। इसको 1 बनाकर इसके नीचे वाली दोनों रोज़ को क्या करना है, 0 करना है, ठीक है ना। तो ये आपके पास तरीकाकार है। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखना आगे क्या करना है आपने। ये आपका स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अच्छा, स्टेप नंबर 3 में क्या है, परफॉर्म ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो कुछ काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है, आपने पेपर में तो शायद नहीं इतना नहीं लिखना, आपने बीच में लिख देंगे तो बड़ी बात है, अच्छी बात है, लेकिन नहीं इतना चूँकि टाइम भी नहीं होगा आपके पास लिखने का। तो ये चूँकि मैंने आपको समझाना था इसलिए मैंने बीच में सारा ये लिखा हुआ है। आपने आगे नेक्स्ट ये करना होता है कि बाय परफॉर्मिंग द ऑप्टिमैलिटी टेस्ट वी कैन फाइंड वेदर द करंट फिजिबल सोल्यूशन कैन बी इम्प्रूव्ड और नॉट। दिस इज़ डन बाय कंप्यूटिंग CJ माइनस ZJ विच इज़ कॉल्ड इंडेक्स रो, ठीक है ना। यानी कि ये बीच में सारी जो लाइन है इंग्लिश जो है वो आपने पेपर में नहीं लिखनी, ठीक है। ये एक बुक का स्टाइल है, ये आपको समझाने के लिए लिखा गया सारा, ठीक है ना। तो आगे मतलब मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि अब मैंने देखना है कि क्या हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें हासिल हो गया है कि नहीं हो गया, ठीक है। क्या ये आप आगे चलेंगे
तो इसके लिए ये क्या करना है, मैंने कहा आपने सबसे पहले CJ माइनस DJ रो निकालनी है। आपने पेपर में अगर लिखना है तो वो ये लिखनी है, यहाँ से लाइन है। वी कैन सी डैट इन द लास्ट टेबल द इंडेक्स रो कंसिस्ट ऑन पॉजिटिव नंबर एंड hence k is equal to 5 is the largest positive indicator, so hence the basic feasible solution is not an optimal solution and can be improved। ठीक है ना। ये बीच में आप थोड़ी बहुत लाइन लिख सकते हैं अगर आपका दिल चाहे, अगर नहीं भी लिखना चाहते तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैंने क्या कहा है कि आपने देखा कि आपकी जो लास्ट टेबल है उसमें आखिरी रो जो है, आखिरी रो में एक पॉजिटिव नंबर k इक्वल टू 5 मौजूद था। ठीक है, जो कि इस बात की निशानी है कि आपका अभी तक जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो हासिल नहीं हुआ। ठीक है, आपका बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। असल में ये प्रोसीजर आप तब रोकेंगे ये जब तक आपकी आखिरी रो जो बनती है उसमें तमाम की तमाम एंट्रीज़ ज़ीरो नहीं, नेगेटिव नहीं हो जाती। अगर तमाम की तमाम एंट्री नेगेटिव हो जाएंगी तो फिर आपने ये मैक्सिमाइजेशन के केस में अपना प्रोसीजर रोक देना है और उस सूरत में आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। सही है, अभी ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिला आपको। अब फिर क्या होगा, आगे मैंने लिखा आइटरेट टूवर्ड्स एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। लें जी, फिर दोबारा हम ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ आगे चलते हैं। मार्क दी पिवट रो एंड पिवट कॉलम एंड पिवट एलिमेंट सो हेयर द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंडिकेटर k इज इक्वल टू 5 इन x2 कॉलम। सो x2, ये जो मैं पीछे सारी स्टोरी आपको बता चुका हूँ कि आपके पास k इज इक्वल टू 2, 5 जो सबसे बड़ा नंबर था वो x2 कॉलम में था। x2 एक इसका मतलब पिवट कॉलम या की कॉलम बन गया। नाउ एज द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव रेशो फिर हमने निकाली थी जो कि 6 है, विच इज़ इन द फर्स्ट रो है। सो S1 इज द पिवट रो बन गया एंड पिवट एलिमेंट इस सूरत में क्या है, 4 है। अच्छा जी, अब ये चीज़ है, आपने रो ऑपरेशन यहाँ पर यूज़ करनी है। सो ऑपरेट 1/4 S1 एंड मेक ऑल एलिमेंट्स बिलो द यूनिट एलिमेंट ऑफ x2 इज इक्वल टू 0 एंड रिप्लेस S1 by x2 and first entry of CB will be coefficients of x2 in the objective function. So all the information is in the following table after operating S2 minus S1 S3 minus S1। ये क्या सारी स्टोरी मैंने लिखी है, देखें। ये बेटा जी, ये जो नेक्स्ट हमने टेबल नंबर 2 मैंने बनाया है सेकंड फिजिबल सॉल्यूशन का, मैं यहाँ पर आपको एक मरतबा इसको सारा बना कर दिखा देता हूँ। आपको वैसे शायद इसकी समझ नहीं आएगी कि जो रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन आपने कैसे इस्तेमाल करनी है, वो ज़रा देखें ज़रा। अच्छा, ये हमारा टेबल नंबर 1 है। आप पेपर में भी बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं जिस तरह यहाँ पर है। ये आपने टेबल नंबर 1 ऊपर बना दिया, इसी के नीचे आप टेबल नंबर 2 बना सकते हैं। वो जो इतना मैंने लंबा चौड़ा लिखवाया है, आप उस तरह अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दें, अदरवाइज़ वो काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल है। आपने अगला काम ये करना है कि यहाँ पर चूँकि देखें कि जो आपकी लास्ट रो है उसमें ये एक पॉजिटिव नंबर 5 मौजूद है, लिहाजा आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। अब इसका मतलब आप सेकंड फिजिबल सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। सेकंड फिजिबल सोल्यूशन में करना क्या है, सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पर जो आपकी पिवट कॉलम पिवट एलिमेंट बना है 4, इसको 1 बनाएं। अब पिवट एलिमेंट आपके पास जो है 4 है, इसके ऊपर वाला जो वेरिएबल है वो x2 है, तो आप और ये इस रो में वेरिएबल ऑलरेडी कौन सा मौजूद था, S1। तो S1 आउट गोइंग वेरिएबल है, इसको बदल देंगे, नया वेरिएबल आ जाएगा इसकी जगह x2। ठीक है, तो यहाँ पर x2 आ जाएगा। अब ऊपर x2 का कोफिशिएंट क्या है, x2 का कोफिशिएंट 5 है, तो आप यहाँ पर जो CB रो है, CB वाला कॉलम, इसमें 5 लिख देंगे। बाकी जो कि S2 और S3 कुछ नहीं चेंज होगा, तो ये S2 और S3 एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसके कोफिशिएंट आ जाएंगे 0 0। ठीक होगी बात। ये हमारे पास जो बेसिस हैं उनमें न्यू वेरिएबल्स आ गए आपके पास। क्लियर होगी बात क्या नहीं। अच्छा, अब उसके बाद ऊपर वाली ये जो CJ है, ये मैंने बताया ये नहीं आपने चेंज, ये कभी नहीं चेंज होता, ये एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, तो इसलिए वो वाले नंबर तो वैसे के वैसे रहेंगे। अच्छा, अब अगर काम करना क्या है, मैंने यहाँ पर आगे रो ऑपरेशन लगानी है, इसको बनाना है 1 आपने यहाँ पर। तो इसको ये 1 कैसे बनेगा, S1 को पहली रो को पूरे 4 पर डिवाइड कर दें। इसको 4 पर डिवाइड किया गया 1/4, इसको डिवाइड किया ये आ गया 1, इसको डिवाइड किया ये आ गया 1/4, इसको डिवाइड किया ये आ गया 0, इसको डिवाइड किया ये अभी आ गया 0, 24 को 4 पर डिवाइड किया, बाकी कितना रह गया 6 आ गया यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें 1 बन गया। अब इस 1 के नीचे यहाँ पर मैंने दोनों 0 बनाने हैं। इसके नीचे 0 किसको बनाना है, ये ऊपर वाली रोज़ को, ऊपर वाला जो टेबल है उसमें S2 और S3 के एलिमेंट्स को। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो कंफ्यूज करती है ना स्टूडेंट्स को, ये होती है कि आपने गोज एलिमिनेशन और गोज जॉर्डन मेथड में ये काम किया था। वहाँ पर जब हम करते थे वहाँ पर ऐसे करते थे, एक आप मैट्रिक्स बनाते थे पहले, जिसमें एक रो ऑपरेशन एक लगाते थे, R1 को 4 पर डिवाइड कर लिया, वो पहला यहाँ पर ये सारा 1 हो गया, वो बाकी कुछ किसी को चेंज नहीं करते थे, S2 और S3 को चेंज नहीं करते थे आप।
फिर अगला दोबारा मैट्रिक्स आप बनाते थे, उसमें फिर आप चेंज करते थे इस तरह S2 यानी कि R2 माइनस R1 किया और R3 माइनस R1 कर लिया। यानी कि अब जो नया आपने पीवट जो एचिलॉन फॉर्म मतलब पीवट एलिमेंट बनाया था 1, उसके ज़रिए आप ये करते थे। लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन पहले बड़े लेंथी होते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं क्या करेंगे या आप भी क्या करेंगे, आपने ये दोनों जो अलग स्टेप है ना एक ही टेबल में यहाँ पर करने हैं। ठीक है, मतलब इसको पहले 1 बना लिया, अब इस 1 के नीचे इन दोनों को 0 करना है। तो 0 करने के लिए रो ऑपरेशन लगाई R2 माइनस R1। तो ये देखो जी R2 यानी कि ये R2 है सेकंड रो S2, इसके ऊपर वाला जो अब ये वाली रो बनी है, इसके नंबर उठाने हैं, इसमें से माइनस करने हैं दूसरे अल्फाज में आपने। कैसे, मतलब यहाँ पर नंबर है पहला 3, तो 3 के ऊपर यहाँ पर अब कौन बन चुका है 1/4, तो 3 माइनस 1/4 करेंगे आप, 3 माइनस 1/4, तो क्या आंसर बनेगा 11/4। तो इसकी जगह यहाँ पर लिखेंगे आप 11/4। आगे चलेंगे, यहाँ पर नंबर 1 है, अब नया नंबर ऊपर ये 1 बन चुका है, 1 माइनस 1 0 आ गया। यहाँ पर 0 है, अब नया नंबर माइनस 1/4 बन गया, इसको माइनस करेंगे माइनस 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर 0 है और ऊपर वाला नंबर 0 है, 0 माइनस 0 0 आ गया। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर वाला नंबर 0 है, 0 आ गया। यहाँ पर 21 है, अब नया नंबर 6 बन गया है, 21 माइनस 6 आएगा 15। अब देखो ना 21 माइनस 24 नहीं करना आपने। इसी तरह यहाँ पर R3 माइनस R1 करेंगे, थर्ड रो में से R1 को माइनस कर देंगे। अब थर्ड रो का पहला नंबर यहाँ पर 1 है, पुराना नंबर, जबकि नया नंबर 1/4 है, तो 1 में से 1/4 माइनस किया, आंसर आपके पास कितना बन गया 3/4 आ गया। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी नया नंबर 1 है, 1 माइनस 1 0 आ गया। यहाँ पर 0 है और अब नया नंबर ऊपर बन चुका है 1/4 माइनस किया, माइनस 1/4 आ गया। यहाँ पर 1 है और अब नया ऊपर नंबर था 0, 1 माइनस 0 1 आ गया। यहाँ पर 1 है, नया नंबर ऊपर वाला 0 है, 1 माइनस 0 1 आ गया। यहाँ पर 9 है और अब ऊपर नंबर 6 बन चुका है, 9 माइनस 6 3 आ गया। ठीक है, इस तरह ही आपने कंप्लीट करना है जी आपने। अच्छा, अब उसके बाद अगला काम वही है कि अब आपने ZJ निकालना है। तो ZJ कैसे निकालेंगे आप, ZJ निकालने के लिए इधर वाले नंबरों को हर कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते रहें और यहाँ लिख दे देंगे। 5 को 1/4 से मल्टीप्लाई किया गया 5/4 और बाकी ये दोनों 0 हो गए। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया आ गया 5 को 1/4 से मल्टीप्लाई किया गया 5/4। अच्छा, नीचे देखो जी ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0। वैसे यहाँ पर क्या करना होता है, आपने इधर के हर नंबर को हर कॉलम के हर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, बाद में उनको ऐड करना है आपने। तो यहाँ पर ये दोनों 0 है, इसलिए इनको 0 कर देंगे, मैं इसलिए उसका जिक्र नहीं कर रहा था। 5 × 0 0, 0 × 0 0, 0 × 1 0, फाइनल आंसर 0। 5 × 0 0, 0 × 0 0, 0 × 1 0। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 30 आ जाएगा, 0 × 15 0 हो गया 0। तो ये आपके पास सेकंड फिजिबल सोल्यूशन में z की जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की है उसकी वैल्यू 30 हो गई है, जबकि पहले में आपके पास यहाँ पर z की वैल्यू 0 थी। ठीक है ना। अच्छा, अब आपने आगे बनानी है CJ माइनस ZJ रो, यानी कि इंडेक्स रो, CJ माइनस ZJ रो। ये कैसे निकलेगी, आपके पास CJ के जो कोफिशिएंट है ये ऊपर पड़े हुए हैं हमारे पास, ये हैं जी 2, पहला नंबर ये टॉप लिस्ट पर 2 है। इसमें से आपने ZJ का जो नया नंबर 5/4 बना इनको माइनस कर लें, 2 माइनस 5/4, आंसर कितना आ गया 4 2 8, 8 माइनस 5 3, 3/4 आ गया। इसी तरह ये वाला नंबर 5 है, 5 में से 5 माइनस किया 0 आ गया। फिर ये नंबर 0 है, यहाँ पर 5/4 है, इनको माइनस किया 0 माइनस 5/4 ये आ गया। उसके नंबर पहले लिखने हैं, बाद में इनको माइनस करना है। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0 आपके पास आ गया। ठीक है, ये हमारी आ गई इंडेक्स रो आ गई लास्ट, दिस इज़ आवर इंडेक्स रो। इंडेक्स रो ने अब आपके पास बताना है सेकंड फिजिबल सॉल्यूशन में कि आपके पास अब पीवट एलिमेंट पीवट कॉलम कौन सा होगा। ठीक है, तो या ये क्या सेकंड फिजिबल सॉल्यूशन कहीं ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो नहीं बन गया। आप देखें कि आखिरी ये जो इंडेक्स रो निकली है इसमें कोई पॉजिटिव नंबर मौजूद है, यस पॉजिटिव नंबर मौजूद है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि आपके पास अभी सेकंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो सेकंड फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर आप लिख देंगे दिस इज सेकंड फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक होगी बात ये। अच्छा, ये अब आपने ये हमें मिल गई हमारा मिल गया की क्या उसे कहते हैं पिवट कॉलम, ठीक है ना, या की कॉलम मिल गया। आगे मुझे चाहिए यहाँ पर रेशो निकालनी है पिवट रो तलाश करने के लिए, की रो तलाश करने के लिए। वो क्या कैसे होगी, आपने यहाँ पर बी का नंबर पहला देखा 6 है, 6 को आप डिवाइड करेंगे पिवट के कॉलम के नंबरों पर, 6 को 1/4 पर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर रेशो आएगी 24। 15 को 11/4 पर डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर बन जाएगा 60/11। आगे 3 को 3/4 पर डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, 3 को 3/4 पर
डिवाइड करना था आपने, तो हाँ ठीक है, 3 को 3 पर 4 पर डिवाइड करेंगे, सही 4 रह जाएगा आपके पास, सही हो गया। अच्छा, अब आपने देखना है कि इनमें से जो स्मॉलेस्ट रेशो बनती है वो कौन सी है। तो स्मॉलेस्ट रेशो ये आपके पास है 4, ठीक है ना। जो मिनिमम रेशो आएगी 11 को 60 पर डिवाइड करेंगे, 11 5 55, 5 से ऊपर है वो 24 है, ये सबसे छोटी रेशो है। ये छोटी रेशो में, छोटी रेशो के सामने जो है ये S3, इसका मतलब ये हमारी क्या है, की रो बन गई है। अब इस की रो में और इसकी कॉलम में दरमियान में जो आता है ये हमारा की कॉलम पिवट एलिमेंट है, ठीक है। अब सिमिलरली आगे अगला टेबल बिल्कुल इसी के नीचे आप चाहे बना लेंगे, और आगे आप चाहे यहाँ पर चंद के लाइनें लिखेंगे जो मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ। हर चीज़ मैं ऑलरेडी पहले लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको पेपर का स्टाइल बता रहा हूँ। आप लिखेंगे एज इन लास्ट टेबल, या एज इन लास्ट टेबल लिख लें, या यहाँ पर एक साइड पर लिख दें, क्योंकि अगर पेपर में आपने इसी के नीचे वाला टेबल बनाना है, अब पेपर में शायद आपके पास यहाँ पर 2 टेबल तो बनेंगे, तीसरा टेबल शायद ना बन सके, वहाँ पर जगह नहीं होगी आपके पास। अगर जगह बच जाए तो यहाँ पर आप लिख देंगे हेयर सेकंड फिजिबल सॉल्यूशन इज़ नॉट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, not an optimal solution because there is an element in index row Cj minus Ej which is positive। ये प्रोसीजर आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन तब तक चलेगा जब तक आपकी इस इंडेक्स रो का हर नंबर नेगेटिव नहीं हो जाता, ठीक है ना। जब तक इसमें कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर मौजूद है, सही है, तो तब तक आपने इसको चलाते जाना है। ये नेगेटिव हो जाएं या सारे ज़ीरो हो जाएं, यानी कि Cj माइनस Zj जो है वो आपके पास हर एलिमेंट जो है इंडेक्स रो का वो ये होना चाहिए <= 0, तब आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा, सही है। ये यहाँ पर लिख दिया। अगर यहाँ पर गुंजाइश हो आपके पास तीसरा टेबल बनाने की तो आप तीसरा टेबल बना सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर थोड़ी सी शायद जगह निकल रही है, मैं यहाँ पर आपको बना कर दिखा देता हूँ। मैं दोबारा फिर एक मरतबा ये सारा काम इसलिए कर रहा हूँ कि एक मरतबा जब आपके सामने से ये गुजर जाएगा फिर आप ये कर सकते हैं। अच्छा, अब ये 3/4 मेरे पास ये पिवट एलिमेंट है, सही है। अब ये इसके सामने जो मेरे पास वेरिएबल है वो S3 है, तो इसका मतलब S3 आउटगोइंग वेरिएबल है। अब इसकी जगह नया वेरिएबल कौन सा आएगा वो मैंने देखना है। सबसे पहले तो ऊपर वाले दोनों वेरिएबल चेंज नहीं होंगे, वो वैसे के वैसे आएंगे। यहाँ पर मैंने यानी कि लिखूँगा इस तरह x2 लिखूँगा, S2 लिखूँगा। अब इसकी जगह नया वेरिएबल कौन सा आएगा, आप देखें 3/4 जो है ये किस कॉलम में है, ये आपके पास है x1 कॉलम में, ये मौजूद है x1 कॉलम में। इसका मतलब मेरे पास जो नया वेरिएबल आएगा अब यहाँ पर वो S3 की जगह x1 आएगा। आपके पास देखें 3/4 है तीसरी रो में, तो तीसरी रो में वेरिएबल बैठा हुआ है S3, तो इसको बदल के नया वेरिएबल आएगा आपके पास x1, क्योंकि 3/4 किस कॉलम में है, x1 कॉलम में है। तो ये S3 आउटगोइंग वेरिएबल हो गई, x1 आ गया। अब अगला काम आप यही करना है, यहाँ पर लिखने हैं CB के जो आपके बनते हैं बेसिस, ये बेसिस वाला कॉलम चल रहा है ना आपके पास। इस बेसिस वाले कॉलम में आपने देखना है कि जो नए कोफिशिएंट बनेंगे वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर वेरिएबल अब कौन कौन से मौजूद हैं, x2, S2, x1। तो x2 और S2 तो ऊपर भी थे, वही कोफिशिएंट यहाँ पर आ जाएंगे 5 0, या अदरवाइज आप यहाँ से देख सकते हैं ये x2 का ऊपर वाला कोफिशिएंट 5 है और S2 का जो कोफिशिएंट था वो 0 था, 0 लिख दिया। अब नया वेरिएबल चूँकि x1 ऐड हो गया तो उसके ऊपर कौन है, 2 है, तो इसकी जगह अब यहाँ पर नया आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, अगला काम वही करना है। अब आपने क्या करना है जी, ये S3 चेंज हो गया x1 में, इसको पिवट एलिमेंट को 1 बनाना है। ये 1 कैसे बनेगा, आप जानते हैं कि इसको मैं 4/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसको, S3 को, यानी कि तीसरी रो को 4/3 टाइम S3। जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा ये यहाँ पर नया एलिमेंट आ जाएगा 1 आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करूँगा ये आ जाएगा 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने कैलकुलेशन की है तो ये मेरे पास -1/3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास आ जाएगा जी क्या, 3/4 नहीं सॉरी 4/3, ठीक है। और आखिरी यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है ये यहाँ पर यहाँ पर भी आ गया 4/3। तो अब उसके बाद अगला काम वही है जो मैं पीछे आपको बता चुका हूँ कि आपने अब इसके ऊपर वालों को दोनों को 0 0 करना है, इनको 0 0 आपने बनाना है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर ये मत ख्याल कीजिएगा कि एचिलॉन फॉर्म में वहाँ पर जैसे हम आइडेंटिटी बनाते थे, आइडेंटिटी वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। आपने सबसे पहले पिवट एलिमेंट तलाश करना है,
पिवट एलिमेंट जहाँ भी है उसके ऊपर नीचे तमाम को ज़ीरो बनाना है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आपके पास सामने टेबल जो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ उसको लिख रहा हूँ मैं, उसको देख लीजिएगा। ले जी, ये मैं टेबल नेक्स्ट बनाया है, सही है। अब चूँकि आपको समझ आ चुकी है तो ये टेबल आप अलग-अलग भी बना सकते हैं, एक ही टेबल में भी आप सारे मर्ज कर सकते हैं, वो आपकी जिस तरह आप बेहतर समझते हैं, ठीक है। तो ये सीजे ऊपर वाली रो वैसे ही आ गई, नए आपके पास ये मैंने वेरिएबल ऐड कर लिए, ये इनकी कोफिशिएंट्स आ गए, ऑपरेशंस लगाई, उस ऊपर वाले को ज़ीरो किया, ये तमाम ऑपरेशन लगाने के बाद आपके पास जो ये बी वगैरह आ गया। फिर मैंने जीजे को कैलकुलेट किया, जीजे कैसे कैलकुलेट करना है वो आप जानते हैं, 5 × 0 0 और 2 × 1, 5 × 0 0 आ गया, 2 × 1 2 आ गया, यहाँ पर 2 लिख दिया। फिर 5 × 1 1 आ गया और 0 × 0 ये खाली 5 रह जाएगा। 5 × 1/3 कितना आ गया, 5/3, और यहाँ पर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 2 × -1/3 -2/3। अब देखो ये 5/3 है और ये -2/3 है, उन दोनों को आप माइनस करेंगे, बाकी आपके पास 1 बच जाएगा। ये 5 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया 5/3, 0 को मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, छोड़ दें। 2 को -1/3 से मल्टीप्लाई किया -2/3, तो 5/3 और -2/3 दोनों बन जाएंगे 1। फिर 5 × 0 0 0 × 1 0, ये सारा 0 आ गया। 5 × -1/3, इनको मतलब ये आपने क्या करना होता है, इसका नंबर इससे मल्टीप्लाई, इसका नंबर इससे मल्टीप्लाई, इसका नंबर इससे मल्टीप्लाई, आमने सामने वाले नंबरों को मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो भी साइन बनता है। यहाँ पर ये 1 आ गया, बी को किया ये 33 आ गया। फिर मैंने सीजे माइनस सीजे निकाला, सीजे के नंबरों में से सीजे को माइनस किया, 2 - 2 0 आ गया, 5 - 5 0 आ गया, 0 × 1 0 - 1 -1 आ गया, 0 × 0 0 आ गया, 0 × 1 -1 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि आप कहेंगे कि आखिरी जो इंडेक्स रो है उसमें हर नंबर जो है या तो ज़ीरो है या नेगेटिव है, तो ये थर्ड फिजिबल सोल्यूशन है, लहदा ये ऑप्टिमल सोल्यूशन हो गया, ख़त्म होगी बात यहाँ पर। ये है आगे मैंने जिस तरह चूँकि पहले आपको बताया, चेक थर्ड फिजिबल सोल्यूशन फॉर ऑप्टिमैलिटी, ठीक है। ये आप बीच में ना लिखें, बस आप एंड में वाली लाइन लिख दें। नाउ फ्रॉम द लास्ट टेबल द इंडिकेटर रो शोज देयर इज़ नो पॉजिटिव वैल्यू, हैंस द थर्ड फिजिबल सोल्यूशन इज़ ऑप्टिमल सोल्यूशन। बस आप सिंपल ये बात यहाँ से लिख दें, वही बात है जो आपने लिखनी है, थोड़ी सी हेडिंग चाहे दें या ना दें। तो ये ऑप्टिमल सोल्यूशन हो गया। अब ऑप्टिमल सोल्यूशन आपको मिल गया, तो अब आपके पास कौन कौन से वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी वो अब आपने देखनी है। ये देखो जी, इस वक्त आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन है, x2 है, s2 है, x1 है, ये बेसिस में इनकी कीमत निकलेगी। अब x2 की कीमत ये निकली है b के सामने 5, s2 की कीमत निकली है 4, x1 की कीमत निकली है 4, ठीक है। और z की जो मैक्सिमम वैल्यू है 33 है। यही मैंने सारा लिखा है इधर कि x1 की कीमत निकली है 4, x2 की कीमत निकली है 5, s2 की कीमत 4 निकली है, z की मैक्सिमम वैल्यू ये 33 निकली है, और बाकी जो वेरिएबल इसमें मौजूद नहीं है उनकी कीमत 0 लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज़ 33, और ये आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज़ कर गई है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसलिए शुरू में आपको बताया कि मैंने वहाँ पर वाइट बोर्ड वगैरह पर नहीं करवाना मुनासिब समझा, काफ़ी लेंथी ये काम है, ठीक है। तो आई होप कि कुछ आपको समझ आ गई होगी। फिर भी ना समझ आइए तो मुझे लाजमी काइंडली बता दीजिएगा, कोई ना और तरीका यहाँ पर हम इस्तेमाल कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।